नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। देश के महानगर अगर भारत का आईना है तो उसके छोटे शहर और कस्बे उसकी नब्ज। तो हमारे साथ रखिए देश की नब्ज पर हाथ। हमारा भारत में आज ग्राउंड रिपोर्ट्स। मनरेगा के तहत काम कर रहे लोगों को क्यों नहीं मिल रही मध्य प्रदेश में मजदूरी, और सामूहिक विवाह योजना का फर्जीवाड़ा उत्तर प्रदेश में सामने आया है। लेकिन इन सभी खबरों से पहले राजनीतिक हलचल। झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जारी है। झारखंड में कल मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को बहुमत साबित करना है, इसलिए हैदराबाद भेजे गए जेएमएम और कांग्रेस के विधायक वापस रांची लौट रहे हैं। बहुमत साबित करने के लिए 41 विधायकों की जरूरत है और बड़ा सवाल यही है कि क्या चंपाई सोरेन से जादुई आंकड़ा हासिल कर सकेंगे। जेएमएम और कांग्रेस को अपने विधायकों की टूट का डर है, इसीलिए उन्हें हैदराबाद भेजा गया था। उधर क्राइम ब्रांच के नोटिस और ईडी की शिकायत के बाद अरविंद केजरीवाल ने आज बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हमारे खिलाफ कितने भी षड्यंत्र कर लो, हम नहीं झुकेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो कहते हैं कि बीजेपी में आ जाओ तो हम छोड़ देंगे, लेकिन मैंने कहा कि बीजेपी में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ। आखिर हमने कौन सा गलत काम किया है? स्कूल, अस्पताल और सड़कें ही तो बना रहे हैं। आज ये सारे हमारे पीछे पड़े हैं, सारी एजेंसी छोड़ दी, केजरीवाल के पीछे, संजय सिंह के पीछे, मनीष सिसोदिया के पीछे, सत्येंद्र जैन। उनका क्या कसूर है? ये जो मर्जी षड्यंत्र कर ले हमारे खिलाफ, कुछ नहीं होने वाला। और मैं भी डटा हुआ हूं इनके खिलाफ, मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ। सब हमने कौन सा गलत काम किया? स्कूल ही तो बनवा रहे हैं, अस्पताल ही तो बनवा रहे हैं, सड़कें ही तो बनवा रहे हैं, पानी का तो इंतजाम कर रहे हैं, सीवर ही तो ठीक करा रहे हैं। कौन सा गलत काम किया? और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद क्राइम ब्रांच ने दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को भी नोटिस दे दिया है। आतिशी को क्राइम ब्रांच ने कल तक जवाब देने को भी कहा है। ये नोटिस आप विधायकों को खरीदने के आरोप के मामले में दी गई है। इसी मामले में कल केजरीवाल के स्टाफ को नोटिस देकर क्राइम ब्रांच ने उनसे 3 दिन में जवाब मांगा है। लोकसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज असम के लिए 11,600 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत की है। इसमें कामाख्या देवी कॉरिडोर भी शामिल है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कामाख्या कॉरिडोर को पर्यटन का प्रवेश द्वार करार दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के बहुत अवसर पैदा होंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन व स्वागत करें। गुवाहाटी के खानापारा मैदान में रैली से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया, जिसमें बड़ी तादाद में समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। पीएम ने असम के लिए 11,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उनका जोर बुनियादी ढांचे पर था। 11,600 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, कामाख्या देवी कॉरिडोर विस्तार की आधारशिला। 498 करोड़ का है कामाख्या कॉरिडोर प्रोजेक्ट। कामाख्या कॉरिडोर पूरा होने से हर मौसम में श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज के नवीनीकरण के लिए 3,250 करोड़ रुपए, 297 करोड़ रुपए का यूनिटी मॉल, जिसमें सभी राज्यों के उत्पादों का प्रदर्शन होगा। 43 सड़कों को स्तरीय बनाने के लिए 3,444 करोड़ रुपए। गुवाहाटी में एलजीबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सड़क चौड़ीकरण के लिए 358 करोड़। नेहरू स्टेडियम को फीफा स्टैंडर्ड फुटबॉल स्टेडियम में अपग्रेड करने के लिए 832 करोड़ रुपए। पीएम की इस रैली में 5,000 लखपति दीदियां भी शामिल हुईं। अयोध्या में भव्य आयोजन के बाद मैं अब यहां मां कामाख्या के द्वार पर आया हूं। आज मुझे यहां मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना का शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब ये बनकर पूरा होगा तो ये
देश और दुनिया भर से आने वाले मां के भक्तों को असीम आनंद से भर देगा। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने विकास और विरासत को अपनी नीति का हिस्सा बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनावों को लेकर भी अपनी बात रखी। आज पूरा देश कह रहा है कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मैंने गरीबों को, महिलाओं को, युवा और किसान को मूल सुविधा देने की गारंटी दी है। आज इनमें से अधिकतर गारंटियां पूरी हो रही है। अब बिजली का बिल भी जीरो करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज गुवाहाटी में एक बहुत बड़े जन समारोह के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में 11,000 करोड़ से भी ज्यादा लागत के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उनका शिलान्यास और उनका इनॉग्रेशन किया। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मोदी की जो गारंटी होती है वो हमेशा रखी जाती है। एक तरह से आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एक नींव रखी है बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री ने। और उन्होंने ये भी कहा है कि आगे चल के देश में जो बिजली की बिल है उसमें कटौती करने के लिए रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट के ऊपर राज्य सरकार और केंद्र सरकार ध्यान देगी। जब आप आके असम में बोला था जब बीजेपी आएगा तो विदेशी जाएगा, वो अभी तक क्या हुआ? आपने बोला था जो सहायक श्रमिक का जो डेली वेजेस है, मजदूरी है, वो आपने अच्छी तरफ से कर देगा, वो आज तक नहीं हो पाया। आपने फ्लड फ्री असम के बारे में बोला था, इरोशन फ्री असम बोला था, करप्शन फ्री असम बोला था, आपने बोला था जो असम एकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करेगा। पिछले महीने राहुल गांधी ने हिंसाग्रस्त मणिपुर से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की थी। नागालैंड, अरुणाचल और मेघालय को छूते हुए उनकी यात्रा असम तक पहुंची थी, जहां यात्रा विवादों में घिर गई थी। नियमों को तोड़ने के लिए राहुल गांधी और दूसरे कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए थे। पहले राहुल गांधी की यात्रा और उसके बाद अमित शाह का असम दौरा और अब पीएम मोदी का यहां आना इस बात को समझने के लिए काफी है कि नॉर्थ ईस्ट की 25 लोकसभा सीटों की कितनी अहमियत है। गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। और अब हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स। मनरेगा योजना ग्रामीणों को रोजगार देने और उनको गरीबी से उबारने की दिशा में अहम कदम माना जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश की हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि मनरेगा के तहत काम कर रहे लोगों को महीनों से पैसा नहीं मिला है। मध्य प्रदेश में मनरेगा योजना का ऐसा हाल क्यों है, इसी की पड़ताल करती हमारी ये खास रिपोर्ट। ब्रजेश जैसे मध्य प्रदेश में 2 लाख श्रमिकों को पिछले 2 महीने से मनरेगा में अपने हक का पैसा नहीं मिल रहा है। अपने पैसों के लिए पंचायत से लेकर वो जनपद के चक्कर काट रहे हैं। मनरेगा में मजदूरी क्या मजदूरी की थी? जी बहुत मजदूरी की थी। क्या काम किया था? इनने करवाया तो 2 महीने हो गए, अब सब पैसा नहीं मिला। किसने करवाया था काम? जी यहाँ के वो इंचार्ज रोजगार सहायक जी। अच्छा, तो अब जब आप पैसा लेने इनके पास आ रहे हो क्या कह रहा है? कह रहा है आज नहीं कल मिल जाएंगे, कल नहीं परसों मिल जाएंगे। 2 महीने से टरका रहे। परेशानी क्या आ रही है? परेशानी कुछ है ही नहीं, न खाने न पीने के लिए। कहाँ से क्या करें, बच्चों का खिलाएं। मनरेगा में मजदूरों की मस्टर रोल में एंट्री का काम पंचायत में रोजगार सहायक करते हैं। मजदूरों को पैसा नहीं मिल रहा तो वो रोजगार सहायकों का दरवाजा खटखटा रहे हैं। क्योंकि उसका प्रोसेस ये होता है कि पहले दिन वो काम पे आता है, इसी तरह से वो 6 दिन तक काम करता है, 6 दिन की अटेंडेंस लगती है। फिर हम 6वें दिन जो है उसका मस्टर रोल फिल करते हैं। मस्टर रोल फिल करने के बाद जनपद ब्लॉक स्तर पे जाता है, वहाँ FTO बनता है। तो कुल मिला के शासन से इसको 15 दिवस के लिए एक नियम के तहत बनाया गया है कि 15 दिन में हर हाल में मजदूर का भुगतान होना चाहिए। परंतु अभी देखने में आया कि पिछले 2 महीने से किसी भी प्रकार का किसी भी मजदूर का कोई भुगतान नहीं आया। राज्य सरकार का कहना है कि 3 लाख मजदूरी के दिन का 600 करोड़ रुपए बकाया है, केंद्र से पैसा आने पर भुगतान होगा।
अभी हम लोग लगातार राज्य शासन भी अपने एंड पे लगातार बात चल रही है केंद्र शासन से कि इतनी अपनी मजदूरी जो है वो अपना बकाया है तो उसको कृपया जो है जल्दी पेमेंट करने के लिए। कल तक जो है लगभग हम लोगों की 600 करोड़ रुपए का मजदूरी भुगतान का जो है हम लोगों को यहाँ पे बकाया हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 1,07,46,359 मजदूर हैं। राज्य में एक दिन की मजदूरी के 221 रुपए दिए जाते हैं। हरियाणा में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा 357 रुपए का भुगतान होता है, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे कम 221 रुपए, और वो भी महीनों की देरी से मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश के मनरेगा मजदूरों को मजदूरी का पैसा नहीं मिलने के पीछे बजट वजह बताई जा रही है। हालांकि अब केंद्र सरकार ने अपने बजट में मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ का आवंटन किया है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इन मजदूरों को उनका पैसा मिल जाएगा। कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ एनडीटीवी के लिए भोपाल से इजहार हसन खान। ग्रामीण भारत को श्रम की गरिमा से परिचित कराने वाला मनरेगा रोजगार की कानूनी स्तर पर गारंटी देने वाला विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत साल 2005 में की गई थी। एक कल्याणकारी राज्य की सफलता आंकने का पैमाना होता है कि क्या वो राज्य अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को विकास से जोड़ पाया है या नहीं, और इसी दिशा में मनरेगा अहम है। अब मध्य प्रदेश के गुना जिले के आंगनवाड़ियों की हकीकत। कहीं आंगनवाड़ी सहायक कई दिनों से गायब हैं, तो कहीं साफ सफाई की सुध लेने वाला कोई नहीं। रजिस्टर में बच्चों के नाम दर्ज हैं, लेकिन केंद्रों में बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये गुना जिले का बमौर इलाका है। यहाँ से कई मंत्री बने, केंद्रीय मंत्रियों का नाता रहा। यहाँ एक नहीं 10 आंगनवाड़ी केंद्रों का हाल देखिए। बनियानी आंगनवाड़ी के रजिस्टर में 90 बच्चों के नाम दर्ज हैं, हमें 2 मिले। चकलोदा में कोई नहीं था, शायद बच्चे आइस पाइस यानी छिपन छिपाई खेलने गए हों। पांडोन में तो कई महीनों से ताला लटका है, मैदान में कचरा पड़ा है। कुम्हारी आंगनबाड़ी में भी ताले से स्वागत हुआ। यहाँ के बच्चे कुम्हारी प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के साथ मिले, वो भी 4 से 6। बताया गया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 3 से 4 दिन में एक बार आती हैं, पड़ोसी राजस्थान से। कर्रा खेड़ा के आंगनबाड़ी में बढ़िया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चलता है, जहां ANM CHO तो मिली, लेकिन आंगनबाड़ी सहायिका गायब थी। शिकारी में भी कागजों में 40 बच्चे आते हैं। वैसे 2 स्कूल के बच्चों के साथ पेड़ के नीचे प्राकृतिक सौंदर्य निहारते दिखे। छोटी छितरी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केंद्र पर ताला लगाकर निकल रही थी। जैसे ही हमें देखा, केंद्र के सामने खड़ी हो गई फोटो खिंचवाने के लिए। मगरोडा में सहायिका मौजूद थी, बच्चे और कार्यकर्ता दोनों ही गायब थे। बिशनवाड़ा आंगनबाड़ी केंद्र पर ताला लटका था। आंगनबाड़ी केंद्र पाटन पर बच्चों की 12:30 बजे ही छुट्टी कर दी गई। कई आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को खाना नहीं मिला। पोषण आहार के पैकेट रखे थे, जिन्हें बांटा नहीं गया था। वो क्या, अभी सहायिका आज वो है नहीं ना मेरी, तो बच्चे आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि मेरी बनती ना, वो बच्चे बुला खिलाने की। अभी खाना वाली भी आएगी, मैं भी यहाँ जाएगी ना खाना। खाना यहाँ नहीं बनता? नहीं। तो कहाँ से आता है बन? गाँव में से आता है। दर्ज है ये बता दो आपके यहाँ पे? 24 है। 24 है। तो आज क्यों नहीं आए? आज कोई वजह तो होगी ना कि क्यों नहीं आए? एक भी बच्चा नहीं है आपके आंगनवाड़ी में? ये जो बच्चे हैं ये तो 2 ही लोग आए हैं, क्यों नहीं आते यहाँ पर? सर अभी खाना के टाइम पे आ जाएंगे, अभी सर्दी अच्छा। भी। तो खाना कितने बजे आता है आपका? आ गया अभी अच्छा, खाना आ गया। तो अब बच्चे कहाँ पहुँचे हैं आपके? फिर भी तो नहीं आए। अभी आ जाएंगे। यहाँ पर जिले के जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनके हालात बेहद खराब हैं, तस्वीरें शर्मनाक हैं। कई केंद्रों पर बच्चे गायब हैं, कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं गायब हैं। एक बार तो उधर जिम्मेदार क्या कहते हैं वो भी सुनिए। मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास वर्तमान में 5 सुपरवाइजर हैं, सेक्टर 7 हैं। चूँकि ये आकांक्षी ब्लॉक है, इनकी संख्या बढ़ाने के लिए हमने ऊपर पत्राचार किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं भी और मेरी सुपरवाइजर भी समय समय पर फील्ड पर जाती हैं। आपके द्वारा बताया गया तो हम इसकी निरीक्षण करके उनको वर्तमान में नोटिस जारी करेंगे। ये राज्य के एक ब्लॉक में बने आंगनबाड़ी केंद्रों की तस्वीर है। कैमरा पहुंचेगा तो और दिखेंगे कुपोषण से लड़ाई और सरकारी बड़ाई का फर्क। गुना से मोहन बघेल के साथ भोपाल से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। और पिछले साल ही विधानसभा चुनावों से पहले शिवराज सिंह चौहान सरकार ने फैसला लिया था कि वो आंगनवाड़ी वर्कर्स का मासिक वेतन बढ़ाएंगे। रिटायरमेंट पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को पैसे भी मिलेंगे। उनको काम के दौरान हेल्थ और एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी देने की योजना थी, लेकिन बदहाल आंगनवाड़ी कुछ और ही हकीकत बयां कर रही है।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हमारा भारत में अभी आगे है उत्तर प्रदेश में सामूहिक विवाह योजना का फर्जीवाड़ा। आप देख रहे हैं हमारा भारत। उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग के 2 अधिकारियों समेत करीब 15 लोगों को गबन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि इन लोगों ने उत्तर प्रदेश की सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी करने वालों के लिए दिए जाने वाले पैसों में धांधली की है। उत्तर प्रदेश से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। दुल्हने अपने आप वरमाला पहनती हुई। इस वीडियो के सामने आने से पता चला कि उत्तर प्रदेश की सामूहिक विवाह योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाले पैसे का बड़े पैमाने पर गबन हो रहा है। इस मामले में 2 अफसरों समेत करीब 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 25 जनवरी को बलिया जिले की मनियार नगर पंचायत में जिन 568 दूल्हा दुल्हनों की शादियां हुई थी, उनमें से ज्यादातर फर्जी शादियां थी। अजीब बात यह है कि ये 19 साल का लड़का शादी का समारोह देखने गया था और उसे पैसे देकर कहा गया कि दूल्हा बन जाओ। अच्छी तरह देखने के लिए गए थे। कहाँ? क्या देखने? शादी होता है। हाँ। फिर क्या हुआ वहाँ? वहाँ पे 2-3 लोग हमको बलिया ही बैठा दिया तो मैं बैठ गया। तो क्या कहे लो आपको? बोले थे कि 2-3 हजार रुपया देंगे, बढ़ जाओ। मालूम नहीं है। तो पैसा मिला आपको? जो नहीं मिला। कितने ऐसे लोग थे वहाँ जो जबरदस्ती बैठाया जा रहा था? तो बहुत लोग थे। एक और वीडियो में कुछ दूल्हे अपने चेहरे छुपाते नजर आए। कुछ और लड़कियां थी जिसके पति नहीं थे, और जो यदि किसी के पति भी थे तो वो अपने वरमाला अपने गले में डाल लिए। हमको सुनने में आया कि 500 से लेकर के 2000 रुपये लड़कियां और लड़के खरीद करके ला करके उन लोगों को बैठाया गया। बीजेपी विधायक केतकी सिंह इस सामूहिक विवाह समारोह में मुख्य अतिथि थी। देखिए, मैं बताना चाहूंगी कि जो सामूहिक विवाह है ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। मुझे खुद 2 दिन पहले लोगों ने सूचना दी तो मुझे एहसास हुआ था कि इतने आनन फानन में ये क्यों कर रहे हैं, परंतु अब जब आपके माध्यम से मुझे पता चला है तो इसकी मैं जांच पूरे नीचे स्तर तक करा रही। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 51,000 रुपए मिलते हैं, जिनमें से 35,000 सीधे दुल्हन के बैंक खाते में जमा कर दिए जाते हैं। अधिकारियों का कहना है कि रकम जमा करने से पहले ही ये धांधली पकड़ ली गई। तो हमने तत्काल ही एक 3 मेंबर कमेटी, जिसमें समाज कल्याण अधिकारी थे, दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी थे और जिला कृषि अधिकारी थे, उनके माध्यम से हमने सत्यापन कराना स्टार्ट किया। हम इस जांच को और गति से करवाने के लिए आज हमने कल ही रात को एक 20 मेंबर जिला स्तरीय अधिकारी को अलग अलग टारगेट्स देके हमने इसकी बहुत वृहद जांच हमने करवाने का काम किया। उसके खिलाफ हम लोग FIRs दर्ज करा रहे हैं, जो भी सत्यापन करता है उसके खिलाफ भी और आवेदन करता है उसके खिलाफ भी। जब तक 100% इसकी जांच नहीं हो पाएगी तो जो लाभार्थी, जो जोड़ों को पैसा मिलता है, अनुदान की धनराशि मिलती है 35,000 रुपए, वो नहीं दी जाएगी। वीडियो के वायरल होने के बाद मामले की जांच करने के लिए प्रशासन ने 20 सदस्यों की टीम बनाई है। इसमें यह भी संज्ञान में लाना है कि अभी एक भी पैसे का उसमें कोई भुगतान नहीं हुआ था। एक योजना जिसे आम आदमी के लाभ के लिए बनाया गया, उसे कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अधिकारी अब इसकी जांच में जुटे हुए हैं और इसकी तह तक जाने में लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ बलिया से करुणा सिंह और लखनऊ से तनिष पंजाबी, NDTV। भ्रूण हत्याओं के मामलों पर लगाम लगाना सरकार और प्रशासन के लिए चुनौती रही है। ऐसे में महाराष्ट्र से एक अच्छी खबर है, जहां पर सालों से एक अस्पताल बेटी बचाओ की पहल में जुटा हुआ है। बेटी पैदा होने पर माता पिता के साथ डॉक्टर जश्न मनाते हैं। अस्पताल माता पिता की पूरी फीस भी माफ कर देता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पुणे के हड़पसर अस्पताल में नवजात को हाथों में लिए डॉक्टर गणेश राग खुश नजर आ रहे हैं। यहां बेटी के पैदा होने पर जश्न मनाया जा रहा है। अस्पताल के लिए इस तरह का ये कोई पहला मौका नहीं है। डॉक्टर राग पिछले 1 दशक में 2,500 बेटियों की डिलीवरी करा चुके हैं।
और किसी भी बच्ची के माँ बाप से उन्होंने एक भी पैसा फीस नहीं ली। बेटी पैदा होती है तो केक भी मंगवाया जाता है और पूरे अस्पताल में सजावट की जाती है। हम हमारे हॉस्पिटल में जब भी कोई लड़की का जन्म होता है तो हम डिलीवरी की कोई फीस नहीं लेते, सब माफ कर देते। और लड़की का जन्म का एक जश्न मनाते हैं, एक सेलिब्रेशन करते हैं। एनडीटीवी की टीम जब अस्पताल में पहुंची तो ऐसे ही एक बच्ची के लिए जश्न मनाया जा रहा था, जिसके माँ बाप पिछले 15 सालों से औलाद के लिए तरस रहे थे। बेटी के इस तरह से स्वागत की उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। परिजनों की आंखों में आंसू है और खुशी के इजहार के लिए लफ्ज कम पड़ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। 15 साल बाद लड़की हुई है। मैं खुद एक लड़की हूँ और मुझे भी लड़की हुई ना, तो मुझे अभी कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। मेरा जो ये सब परिवार मेरे साथ है कि लड़की हुई, बहुत अच्छा है, कोई नाराज नहीं, सब इतने खुश है कि बस। ये मेडिकेयर हॉस्पिटल, मैं तो ऐसा लग रहा मेरे को कि मेरे ज़िंदगी में और सब महाराष्ट्र में मेडिकेयर हॉस्पिटल ये ऐसा बहुत होना चाहिए। क्यों कि उनको लड़की होने के बाद इतना जोश आता है कि जितना हमको नहीं आता उन ज़्यादा हमारे से ज़्यादा उनको आता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम में परखे तो डॉक्टर राख ने एक मिसाल कायम की है। उन्हें कई अवार्ड से नवाजा भी गया है। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने भी उनकी तारीफ की है। डॉक्टर राख ने वो दिन भी देखे हैं जब बच्ची पैदा होती थी तो परिवार के लोग देखने तक नहीं आया करते थे। यही वजह है कि उन्होंने कुछ ऐसा करने की ठानी जिससे कि समाज की सोच बदली जा सके। पेशेवर वजहों से कई लोगों ने उनसे ऐसा काम करने से बचने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने दिल की सुनी बेटी नहीं पिता पे बोझ और एक बड़े मकसद को अंजाम देने में कामयाब रहे। पुणे से एनडीटीवी इंडिया के लिए प्रतीक्षा पारखी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हमारा भारत। अब मिलते हैं असम की पार्वती बरुआ से, जिन्होंने अपना जीवन वन्य जीवों के संरक्षण और बचाव के लिए समर्पित किया है और अब उन्हें पद्म अवार्ड से भी नवाजा गया। मेरा जिंदगी तो हाथी के साथ बच्चे से है। मैं जब इन्फेंट था तब से हाथी के साथ मेरा परिचय हुआ। भारत की पहली महिला महावत पार्वती बरुआ। हाथी उनकी जिंदगी के बड़े साथी हैं। हाथियों को साधना, उनका ध्यान रखना वो सब जानती हैं। असम की पशु संरक्षण कार्यकर्ता पार्वती बरुआ को इस बार पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है। वो निचले असम के गौरीपुर के शाही परिवार से जुड़ी हैं। उन्हें हाथियों की रानी के तौर पर भी जाना जाता है। मेरा काम का रिकॉग्निशन मिला, सरकार ने मेरे को लायक समझा इस सम्मान के लिए। मैं बहुत खुश हूँ। गौरीपुर के आखिरी राजा प्राकृतिश बरुआ की बेटी पार्वती को बचपन से ही हाथियों की जिंदगी में बड़ी दिलचस्पी रही। अपने पिता के साथ जंगलों में हाथियों को समझने में उन्होंने बहुत समय बिताया। उनके परिवार में 40 साल से एक हाथी खाना है। यहीं 14 साल की उम्र में पार्वती ने पहली बार एक जंगली हाथी को साधा। तब से लेकर आज तक वो इस काम में सिद्धहस्त हो चुकी हैं। हाथियों को कैसे वश में करना है, उन्हें पालतू बनाना है, वो अच्छे से जानती हैं। दो ये मेल डोमिनेटेड काम है, कोई नहीं आया तो मैं सोचा मैं क्यों ना करूं। मैं अगर कर सकती तो मेरा सेटिस्फेक्शन, नॉट फॉर एनी कोई रिकॉग्निशन, कोई इसके लिए नहीं, मैं प्यार से और इस कला को मैं सम्मान करती हूँ। क्योंकि कितना रिस्क है हाथी जंगल से पकड़ना, उसको ट्रेन करना, उसको ये देखभाल करना, वो बहुत ऐसे रिस्की भी है और कष्ट है। उनकी इस विशेषज्ञता के कारण कई बार असम ही नहीं उसके बाहर
बंगाल और ओडिशा तक से उन्हें बुलाया गया। जब कोई हाथी काबू से बाहर होकर खेतों, गांवों या चाय बागानों को नुकसान पहुंचा रहा हो। पार्वती बरुआ IUCN के एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप की सदस्य रही हैं। उन्हें पद्म सम्मान मिलना उन सभी लोगों का सम्मान है जिन्होंने वन्य जीव संरक्षण में अपना जीवन समर्पित किया हुआ है। रत्नदीप चौधरी, NDTV इंडिया। और अब चलते हैं एक ऐसे खेत में जहां इजरायली खीरे उगाए जा रहे हैं। उससे किसानों को बड़ा मुनाफा भी हो रहा है। हरियाणा के किसानों को खीरे की खेती से 5 लाख रुपए प्रति एकड़ प्रॉफिट हो रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। वजन जो 160 ग्राम से लेकर के। यमुनानगर में चमरोडी के विजय इजरायली तकनीक के जरिए खीरे की खेती करके पैसा कमा रहे हैं। खीरे की खेती से उनको दूसरी फसलों के मुकाबले बेहतर कमाई मिल रही है। खुले खेती से ये खेती मतलब बहुत अच्छी है और बेनिफिट भी है इसमें। थोड़ी मेहनत ज़्यादा है तो फायदा भी ज़्यादा है। एक्सपोर्ट मंडी अगर खुल जाए तो बहुत बेनिफिट है, जिससे हमारे माल जो है बाहर तक हम बेच सके, ज़्यादा दूर तक जा सके, तो उससे हमें रेट भी अच्छा मिलेगा। इजरायली तकनीक से खीरे की खेती का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये 90 दिन में तैयार हो जाती है। किसान 1 एकड़ से कम 5 लाख रुपए आसानी से मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए, यदि हम संरक्षित खेती की बात करें तो वास्तव में ये तकनीक बहुत अच्छी है। इजराइल से ये तकनीक इंडिया में आई है। इसके लिए अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। जो ज़्यादातर चलते हैं वो नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस और नेट हाउस बनते हैं, जो किसान अपने खेतों में बनाते हैं। स्ट्रक्चर पे विभाग सब्सिडी देता है। इसमें जो क्रॉप लगती है, सबसे ज़्यादा जो क्रॉप किसान लगाना चाहते हैं वो खीरे की फसल लगाना चाहते हैं। इसमें क्यों? क्योंकि एक तो उसका जो ड्यूरेशन है क्रॉप का वो केवल 100 दिन है और इसमें उत्पादन की क्षमता बहुत ज़्यादा है और बाज़ार में जो उसकी डिमांड है उस खीरे की, जिसको हम यूरोपियन कुकुम्बर बोलते हैं, जो नेट हाउस या पॉली हाउस में लगाया जाता है, उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। में तो एक दिन छोड़ इस तरह की खेती में सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये फसल कभी भी उगाई जा सकती है और सरकार भी किसानों को अच्छी खासी सब्सिडी देती है। यमुनानगर से अंकुर कपूर की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। हमारा भारत में आज इतना ही। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताएं। आपके लिए ये कार्यक्रम और हमारी रिपोर्ट्स NDTV इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है। नमस्कार।